नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है पुनर्जन्म। क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? पुनर्जन्म की वास्तविकता क्या है तथा पुनर्जन्म मनगढ़ंत कहानी है या पुनर्जन्म किस्सा कहानी और अफसाने हैं? पुनर्जन्म ढोंग है? क्या है पुनर्जन्म और एस्ट्रोलॉजी से इसका क्या संबंध है? इसी विषय पर मैं चर्चा करता हूं, तो आइए चर्चा करते हैं। इस जगत में काफी आबादियां पुनर्जन्म को मानती हैं तथा बहुत सारी आबादियां, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, पुनर्जन्म को नहीं मानती हैं। चीन, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका पुनर्जन्म को पूर्ण रूप से मानते हैं। वहां की जनता पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास करती है। यहां तक कि अमेरिका, इंग्लैंड में पुनर्जन्म की काफी कहानियां, किस्से सुने जाते हैं तथा वैज्ञानिक वहां पर पुनर्जन्म पे शोध करते हैं। पुनर्जन्म में आत्माओं का ही जन्म पुनर्जन्म होता है, पुनः जन्म लेना। ऐसा देखा जाता है, सुना जाता है, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि आत्माओं का कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, मगर उनकी सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म तरंगें का किसी ने भी इसको बहिष्कार नहीं किया है और किसी ने भी इससे इनकार नहीं किया है कि आत्मा एक सूक्ष्म तरंगे हैं। संसार के कोई भी वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आत्मा की तरंगे नहीं होती हैं, लेकिन आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, इस बात से सभी सहमत हैं। आत्मा का कोई लिंग नहीं है, आत्मा की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा, मनुष्य की आत्मा कहा जाता है, कई योनि तक दूसरे योनि में भ्रमण करते हैं, कभी कुछ में कभी कुछ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। मनुष्य की आत्मा पुनः मनुष्य में ही जन्म लेती है। और जब आत्मा का कोई लिंग नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आत्मा अगर पुरुष है तो पुरुष में ही जन्म ले, स्त्री है तो स्त्री में ही जन्म ले। आत्मा के प्रकार में माना जाता है कि इसके रंग, कई रंग होते हैं, लाल रंग होते हैं, काले रंग होते हैं, उजले रंग होते हैं। तो ये रंग क्या है? ये रंग है उनके कर्मों का फल। रंग उन्हीं के कर्मों का फल का नतीजा है। आत्मा के जैसे कर्म वैसे आपके रंग का फल। अब हम देखते हैं कि आत्मा के तो कोई शरीर नहीं होते हैं, लेकिन आत्मा को महसूस करने की शक्तियां होती हैं। आत्मा महसूस करती हैं, हर चीज को महसूस करती हैं। चूंकि उनके पास कोई शरीर नहीं है तो अपना एहसास प्रकट करना उनके के लिए पॉसिबल नहीं है। कहा जाता है कि बहुत सारे व्यक्तियों का जन्म अपने ही कुल में होता है, और ये इसलिए होता है कि पिछले जन्म के बहुत सारे अधूरे कार्य को पूरे करने के लिए उनका जन्म फिर से होता है और अपने कुल में ही जन्म लेते हैं। बहुत सारे आत्माएं पिछले जन्म के बदले लेने के लिए भी इस जन्म में शरीर धारण करते हैं, किसी भी शरीर में आते हैं। तो ये तो सत्य है कि आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप, आत्मा के वर्णन हमारे गीता में भी काफी पाया जाता है। और गीता को मानने के लिए
हर देश गीता पे रिसर्च कर रहे हैं और आत्मा को मानना शुरू कर चुके हैं। तो आइए अब बतलाते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल आत्मा का क्या संबंध एस्ट्रोलॉजी से है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में आत्मा का विश्लेषण करते हैं और पुनर्जन्म का विश्लेषण करते हैं तो हमें मिलता है कि बृहस्पति और सूर्य की युक्ति या बृहस्पति और सूर्य की किसी भी तरह से युक्ति, दृष्टि, संबंध अगर बनते हैं तो उस व्यक्ति का अपने ही परिवार में पुनर्जन्म हुआ है। अब बृहस्पति हमारे नवम भाव के स्वामी हैं। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव धनु राशि पढ़ते हैं और बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं। सूर्य पंचम हाउस के स्वामी हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और सूर्य ही आत्मा है और बृहस्पति जीव हैं। तो जब आत्मा और जीव का मिलन होगा तो पुनर्जन्म होगा और उसी परिवार में पुनर्जन्म होगा। बृहस्पति देव को पूर्वजों का भी ग्रह माना जाता है। बृहस्पति देव हमारे पूर्वज के भी ग्रह हैं, हमारे पूर्वज। तो बृहस्पति देव का संबंध जब भी सूर्य से होगा, यानी पंचम और नवम का संबंध जब भी होगा और बृहस्पति देव और सूर्य देव उसमें युक्ति, दृष्टि या किसी भी नक्षत्र से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म अपने ही परिवार में होना है और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म जो हुआ है वो अपने ही पूर्वजों का ही पुनर्जन्म है। बृहस्पति देव की अगर युक्ति राहु से होती है तो हम जानते ही हैं कि बृहस्पति देव जीव कारक हैं और राहु भी हमारे पितृ का, हमारे पूर्वजों के का कारक होता है। राहु भी हमारे पितृ कारक है। तो हमारे पितृ कारक राहु का अगर कहीं भी बृहस्पति यानी जीव से संबंध हो गया तो पुनर्जन्म होगा, अपने ही परिवार में पुनर्जन्म होगा। लेकिन यहां पर एक विषय और सोचने की है कि राहु और बृहस्पति जब भी मिलते हैं तो गुरु चंडाल योग बनाते हैं। तो यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कार्य जो हमने अपने परिवार के लिए गलत किया है, समाज के लिए गलत किया है, अपने गुरुओं के लिए गलत किया है, हमने अपने परिवार में बुजुर्गों से जो गलत काम किया, हमने अपने शिक्षकों से जो गलत काम किया, हमने अपने परिवार के लोगों का जो धन को हड़पा, उसकी चुकता करने के लिए पुनः उसी परिवार में उस व्यक्ति का जन्म हो रहा है और उनको अपने पूर्व जन्म के पापों का निवारण करना होगा, पूर्व जन्म के पापों को धोना होगा। तो ये पुनर्जन्म का कंसेप्ट जो आजकल मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में किया गया है, हजारों लाखों कुंडलियों को देखने के बाद, ये पूर्ण सत्य है। अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन एक साथ बनता है, मैं बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन या तो युक्ति से बने, या तो दृष्टि से बने, या नक्षत्र अनुसार बने, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो यकीन जानिए, ये कन्फर्म है कि उस महिला की जन्म अपने ही परिवार में हुई है। अब अपना परिवार का क्या मतलब? महिला की शादी हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन उस महिला का जन्म अपने मायके के परिवार के किसी सदस्य के रूप में हुआ है, यानी कि उनका पूर्व जन्म अपने ही परिवार में हुआ है। सूर्य शुक्र की युक्ति गुरु के साथ, अगर कहीं से भी राहु का संबंध इन ग्रहों से बनता है
तो यकीन जानिए कि अपने ये पूर्व जन्म के भोग को भोगने के लिए पुनर्जन्म का इन्होंने रूप लिया है, यानी कि इनका पुनर्जन्म अपने परिवार में हुआ है। और ये पुनर्जन्म का याद, लोग को पुनर्जन्म की याद 99.99% नहीं होती है, लेकिन कभी कभी राहु की युक्ति, राहु की दृष्टि, राहु का नक्षत्र संबंध सूर्य, शुक्र और गुरु के साथ कहीं भी हो रहा है तो पुनर्जन्म की याद भी उनको, उस स्त्री को आ सकती है। जन्म कुंडली में पास्ट हाउस का भाव जो है वो नवम भाव माना जाता है। नवम भाव एक ऐसा भाव है, भाग्य भाव, जो हमेशा ही शुभ परिणाम देता है। अब मैं चर्चा करूंगा 2-4 पॉइंट पर। बचा हुआ कर्म, लेफ्ट कर्म, यह हमें 6th हाउस से देखने को मिलेगा। अगर कोई भी आत्मा पुनर्जन्म लेती है और अपने बचे हुए कर्म को पूरा करने आती है तो 6th हाउस से हमें पता चलेगा कि वो बचा हुआ कर्म को पूर्ण करने आई है। पास्ट लाइफ का बुरा कर्म, अगर पास्ट लाइफ में पूर्व जन्म में हमने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं और पुनः मेरा जन्म हुआ तो ये हमें 8th हाउस बताएगा। 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह बताएंगे कि हमने पूर्व जन्म में कौन कौन सा पाप किया है। संचित कर्म, पूर्व जन्म के हर अच्छे कर्म, हर संचित कर्म अगर हमें देखना है तो हमें 5th हाउस का ही सहारा लेना पड़ेगा, पंचम स्थान का। पंचम स्थान को आप अच्छी तरह से डिकोड करते हैं, अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो हमारे हर संचित कर्म को पंचम हाउस बता देगा। 12वां हाउस हिडन कर्म को बताता है। हिडन कर्म ऐसे कर्म जो हमने गलती से कर दिया है, हम नहीं करना चाहते हैं, भूल बस हमसे ऐसा कर्म हो गया या अनजाने में हमसे ऐसा कर्म हो गया। इस कर्म को जानने के लिए हमें 12th हाउस का सहारा लेना पड़ेगा, 12वें हाउस का सहारा लेना पड़ेगा और 12वां हाउस बता देगा कि हमने गलती से कौन कौन सा गलती से बुरे कर्म को कर दिए हैं। अब यहां संचित में गुड कर्म भी एक आता है, संचित में सर्वश्रेष्ठ कर्म भी आता है जो हमें 9th हाउस बताता है। 9th हाउस क्या संचित कर्म, अच्छे कर्म हमें सारे 9th हाउस बता देंगे। अब सब हाउस कैसे बताएंगे, कौन ग्रह रहने पर क्या फल होगा, इसके के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। लेकिन मोटा मोटी आप जान लें कि हर तरह का संचित और अच्छे कर्म को 9th हाउस डिकोड करेगा, 9th हाउस बताएगा। अगर 6th हाउस का फल काटना है, यानी बचा हुआ फल, बचा हुआ कर्म जो 6th हाउस डिकोड करता है, 6th हाउस बताता है, उसके फल को काटना है तो आपको 12th हाउस को मजबूत करना होगा। उसके फल को कोई काट सकता है 6th हाउस के तो वह है 12th हाउस, 12वां भाव। 6th हाउस के फल को अगर काटना है तो 12वां भाव के उपाय करें, 12वां हाउस उसके फल को काट सकता है। अगर अष्टम हाउस के फल को काटना है, अष्टम हाउस में जो बुरे कर्म आपने किए हैं, हमने किए हैं, चाहे जिस मनुष्य ने किए हैं, उसके फल को अगर सही करना है तो हमें तृतीय हाउस में जाना होगा। अष्टम से अष्टम हाउस को मजबूत करनी होगी, अष्टम से अष्टम हाउस का उपाय करना होगा। तो अष्टम हाउस का बुरे कर्म जो पूर्व जन्म में आपने किए हैं उसके फल को काटा जा सकता है। अष्टम हाउस का कारक ग्रह खुद शनि है और शनि तो दुख के कारक है ही हैं, लेकिन शनि न्याय के भी कारक हैं। अगर वो दुख देते हैं
तो कोई ना कोई न्याय उनके साथ है। अन्याय नाम का चीज शनि के पास नहीं है। शनि देव हमेशा न्याय करते हैं और अष्टम भाव के कारक हैं। अष्टम भाव खुद दुख का कारक है, घटना दुर्घटना का कारक है, मृत्यु का कारक है। तो इसके फल को अगर काटना हो तो तृतीय हाउस को मजबूत करना होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा अष्टम हाउस के बारे में बता दूं कि अष्टम हाउस जो शनि के कारक में है, अगर शनि ही अष्टम हाउस में बैठ गए हैं और मीन लग्न है आपका, वहां शनि तुला राशि अष्टम भाव हो जाता है। तो शनि अगर तुला राशि में बैठ गए हैं अष्टम भाव में, तो कुछ चीजें आपको प्लस हो जाती है। वो चीजें क्या हैं? सबसे पहले आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। अब भाई उम्र लंबी कैसे हो जाएगी, इसके कोई तथ्य तो होंगे। तो अष्टम भाव दुख का कारक है। अष्टम भाव पूर्व जन्म में किए हुए गलतियों का कारक है और शनि बैठ गया वहां, तो शनि पूर्ण रूप से आपको सजा देंगे। अगर उच्च के शनि हैं तो अष्टम भाव में पिछले जन्म में भी आपके बहुत सारे अच्छे काम हैं, लेकिन बुरे काम भी हैं। तो शनि वहां बैठ के एक तो आपकी उम्र को लंबी करेंगे, क्योंकि जब आपकी उम्र लंबी होगी तो शनि प्लस और माइनस दोनों सजा आपको देंगे। पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का भी सजा देंगे जो गलत कर्म किए हैं, और शनि फिर आपको इतना देंगे कि आपको रखना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज है कि अगर अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं तो आप जान जाइए कि वो व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा हुआ भी है तो काफी विद्वान व्यक्ति है, काफी जानकार व्यक्ति है। तकनीकी क्षेत्र में उससे बड़ा जानकारी किसी को नहीं हो सकती है। और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर वो व्यक्ति जाता है तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु भी बन सकता है। पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारने के लिए पुनर्जन्म उनका हुआ है और उनके ही परिवार में हुआ है। अगर सूर्य भी उनके साथ बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको बता दें कि सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अगर मीन लग्न है तो तुला राशि पर गया तो नीच के होते हैं, लेकिन उच्च के शनि के साथ नीच के सूर्य का नीचत्व भंग होता है। और पिता के प्रति कुछ ऐसे कार्य थे पूर्व जन्म में उनके कि जिसके ऋण को चुकाने के लिए वैसा व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ और पिता का वो ऋण चुकाएगा और एक बड़ा व्यक्ति के रूप में विख्यात होगा। मैं आपको बता दूं कि नवम भाव जो है गुट संचित कर्म का भाव है और नवम भाव के कर्म को कोई भाव नहीं काट सकता है। नवम भाव के कर्म को कोई भाव नहीं काट सकता है। तो पुनर्जन्म में नवम भाव का बहुत ही बड़ा रोल है, पंचम हाउस का बहुत ही बड़ा रोल है। अब पुनर्जन्म होता है, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया और एस्ट्रोलॉजी तो आदि काल से कहता आ रहा है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, मैं किसी किस्से कहानियों में नहीं पढ़ूंगा। अगर नवम भाव का स्वामी आपका 11वें भाव में बैठ जाए, तो नवम भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में आपका बैठ जाता है तो सीधे पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो नवम पंचम एकादश का योग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में ही, अपने कुल में ही पुनः आया है और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। अगर एकादश हाउस का स्वामी नवम भाव में भी आ जाता है तब भी बहुत बड़ा योग बनता है पुनर्जन्म में उनका। तो आज की वीडियो इतना ही। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कौन से ग्रह पुनर्जन्म के लिए बहुत सारा उपयोगी हैं और पुनर्जन्म में कौन ग्रह पंचम नवम एकादश 12वें 6th हाउस में बैठ के आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं। अगर मंगल 6th हाउस में बैठ गए हैं
तो आपके पुराने बुरे कर्म में क्या रिजल्ट दे रहे हैं, उनका काट कैसे होगा, मैं कुछ दिन के बाद ये वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। आज इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट्स में वीडियो पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।